इस वीडियो में हम गेट 2021 फिज़िक्स का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन है कि एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू 8 cos kz माइनस ओमेगा टी वाई कैप वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो फर्स्ट रीजियन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो वाई डायरेक्शन में है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड वाई डायरेक्शन में है, यानी कि प्रोपगेशन वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहाँ तो दिखा गया है। Is incident at 90 degrees normal incidence on a square slab from vacuum with refractive index n naught equals 1 as shown in the figure। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये जो है नॉर्मल इंसिडेंस है, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर 90 डिग्रीज। तो ये जो इंसिडेंस एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये है एग्जैक्टली 90 डिग्रीज। यहाँ पर एंगल 90 डिग्रीज है। तो 90 डिग्रीज एंगल में यानी कि नॉर्मल इंसिडेंस में ये जो लाइट रे पड़ रहा है इलेक्ट्रिक स्लैब के ऊपर। द स्लैब इज़ कंपोज्ड ऑफ 2 डिफरेंट मटेरियल्स विद रिफ्रैक्टिव इंडिसेस n1 और n2। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं n1 मटेरियल n1 और दूसरा मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2, यानी कि 2.2 और 1.1, दोनों डिफरेंट मटेरियल्स डिफरेंट कलर्स है। अज्यूम दैट द परमिएबिलिटी ऑफ ईच मीडियम इज द सेम। तो अब हमें यहाँ पर यह समझना चाहिए कि ये दोनों मीडियम्स का परमिएबिलिटी सेम है, यानी कि मैग्नेटिक परमिएबिलिटी म्यू सेम है। आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लैब फॉर द फर्स्ट टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इन वोल्ट पर सेंटीमीटर ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच एमर्जेस फ्रॉम द स्लैब इन रीजियन 2 इज क्लोजेस्ट टू। तो अब हमें देख लेनी चाहिए कि आफ्टर पासिंग थ्रू द स्लैब फॉर द फर्स्ट टाइम द इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड इन वोल्ट पर सेंटीमीटर तो विच एमर्जेस फ्रॉम स्लैब टू इन रीजियन 2, यानी कि अब ये जो लाइट यहाँ पर फॉल कर रही है, फॉल होकर यहाँ से जाकर यहाँ पर से भी थोड़ी सी लाइट तो आएगी। तो अब हमें यहाँ पर पता लगानी चाहिए कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड यहाँ पर जो कुछ भी इमेज होगी ये सेकंड रीजन में, इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, हम इसे पता लगाना चाहिए। तो यही है ऑप्शंस इसके लिए। तो अब हम बेस्ड ऑन दिस क्वेश्चन को सॉल्व करनी चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये समझनी चाहिए कि ये दो इंसिडेंट लाइट है, यानी कि इसका इंटेंसिटी I0 होगा, इंसिडेंट इंटेंसिटी I0 होगा। और ये जो एयर से ये जो मीडियम में एंटर हो रही है लाइट, थोड़ी सी लाइट ट्रांसमिट हो जाएगी, थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, क्योंकि कौन सा भी मटेरियल परफेक्ट रिफ्लेक्टर नहीं है, ट्रांसमिटर भी नहीं है परफेक्ट ट्रांसमिटर, कोज मिरर रिफ्लेक्टर भी है थोड़ा सा। तो यहाँ पर बहुत रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन होता हो, लाइट रे जो है वो थोड़ी सी लाइट जो कुछ भी पड़ेगी वो वापस में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और थोड़ी सी लाइट जो है वो अंदर इस मीडियम में एंटर हो जाएगी, यानी कि ट्रांसमिटर लाइट। तो उस लाइट का फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इंटेंसिटी पता लगानी चाहिए। लेट I0 बी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जैसे कि हमने कहा है इंसिडेंट लाइट जो कि पड़ रही है लाइट, उसका इंटेंसिटी है। एंड I1 बी द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटर लाइट व्हेन द लाइट मूव्स फ्रॉम n0 टू n1। तो जो कुछ भी लाइट अंदर मूव कर रही है उसका इंटेंसिटी I1 है। ये कंपलसरी I1 जो है वो लेस दैन I0 है, क्योंकि थोड़ी सी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उससे हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कि I1 इज ऑल्सो I0 इंटू टी, यानी कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट। तो जब भी हम इंटेंसिटी को इस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट यानी कि फ्रैक्शन ऑफ लाइट दैट इज़ बीइंग ट्रांसमिटेड, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें I1 आ जाएगी। इसमें जो कुछ भी फ्रैक्शन ट्रांसमिट हो रही है वो हमें उसके बारे में जान लेनी चाहिए। तो अब I0 इंटू ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या है, ये 4n0 n1 बाई n1 प्लस n0 होल स्क्वायर, 4n0 n1 प्लस n0 होल स्क्वायर। उसी तरह हमारे पास रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट भी आता है जो कि n0 माइनस n1 होल स्क्वायर बाई
ये जो कुछ भी है डिनोमिनेटर में वही आ जाएगा। यानी कि जब भी हम इन दोनों को ऐड करेंगे यानी कि n0 माइनस n1 होल स्क्वायर यानी कि n0 स्क्वायर प्लस n1 स्क्वायर माइनस 2n0 n1 और ये जो 4n0 n1 ऐड कर देंगे तो क्या हो जाता है, ये भी n0 प्लस n1 होल स्क्वायर हो जाएगा यानी कि टोटल सम 1 हो जाएगा। यानी कि ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट प्लस रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि होगी तो ट्रांसमिशन यानी तो रिफ्लेक्शन जो कुछ भी इंसिडेंट लाइट। तो ये ट्रांसमिशन के लिए फॉर्मूला है, रिफ्लेक्शन के लिए ज़रूरी नहीं है यहाँ पर। फॉर लाइट रे मूविंग फ्रॉम n1 टू n2, ठीक है। तो ये जो लाइट रे है वो इंसिडेंट करता है अंदर, तो इस तरह इंसिडेंट करता है। तो यहाँ पर अब हमें देखनी चाहिए कि ये जो इंसिडेंट रे है वो इस मीडियम में एंटर होएगा भी, यानी तो वापस ही इसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो हमें इसे चेक कर लेना चाहिए। तो उसके लिए हम स्नेल्स लॉ को अप्लाई करेंगे यानी कि n1 sin i इज इक्वल्स टू n2 sin r sin i, यानी कि यहाँ पर अगर हम क्रिटिकल एंगल के बारे में सोचेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्रिटिकल एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो क्रिटिकल एंगल क्या होता है, जब भी हम डेंसर से रेडर मीडियम को जाते हैं लाइट रे, तो क्या होता है डेंसर टू रेयर मीडियम, यानी कि डेंसर मीडियम में वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या होती है, कम होती है ऑप्टिकली डेंसर मीडियम में। हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n इज गोस c बाई वी। जब वेलोसिटी कम होएगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंक्रीज हो जाता है, यानी कि यहाँ पर इस मीडियम n1 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है और n2 मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है। यानी कि डेंसर टू रेडियर मीडियम में लाइट रे जो है ट्रैवल कर रहा है। तो वो फर्स्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए। नेक्स्ट तो एक्चुअली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है कि जो कोई भी रे यानी कि n1 n2 अगर हम सोचेंगे तो ये एक मीडियम और वो एक और मीडियम, तो वो रिफ्लेक्ट होएगी जो कुछ भी लाइट पड़ेगी। तो हर पर्टिकुलर एंगल ऑफ यानी कि क्रिटिकल एंगल में क्या हो जाएगी, वो लाइट जो है वो ग्रेस करेगी। तो क्रिटिकल एंगल से जब भी ज़्यादा होएगी एंगल तो वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लेगी, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाने चाहिए, ये दोनों एंगल्स, या दैट इज़ नथिंग बट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये कब होगा, जब भी इंसिडेंट एंगल मोर देन क्रिटिकल एंगल होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखनी चाहिए कि क्रिटिकल एंगल क्या है इन दोनों मीडियम्स के लिए। तो उसके लिए यही स्नेल्स लॉ से हम अप्लाई कर देंगे, यानी कि n1 sin i n2 sin r की जगह 90 डिग्रीज, क्योंकि ये जो रे है वो तो ग्रेस कर रहा है। यहाँ पर ये जो रे है यहाँ पर हमने दिया है, हमने अभी अभी यहाँ पर जो रे दिखाया है ये ग्रेस कर रहा है, इस तरह ग्रेस कर रहा है, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो 90 डिग्रीज है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के विद रिस्पेक्ट टू हम नॉर्मल से मेजर करेंगे, यही तो है नॉर्मल यहाँ पर, तो 90 डिग्रीज। तो sin 91 यानी कि sin c इज ऑल्सो n2 बाई n1। n2 क्या है 1.1, n2 2.2, तो उनको सब्स्टिट्यूट करने से हमें 1 ज़ा 2 ज़ा, तो यानी कि sin 30 इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है 1/2। sin 30 क्या है 1/2 आ जाता है हमें फाइनली, यानी कि क्रिटिकल एंगल जो है वो 30 डिग्रीज है इसके लिए। तो अब हमें ये देखनी चाहिए ये यहाँ पर जो एंगल है वो ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल है भी या नहीं, हमें इस पॉइंट को फाइंड आउट करनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये जो एंगल है एग्जैक्टली हाफ है, एग्जैक्टली हाफ को कट कर रहा है, यानी कि 45 डिग्रीज। 90 डिग्रीज में हाफ क्या होता है 45 डिग्रीज, यानी कि एंगल ऑफ ये जो है यही तो है नॉर्मल एंगल 45 डिग्रीज जो है वो ग्रेटर दैन 30 डिग्रीज, यानी कि ग्रेटर दैन क्रिटिकल एंगल। तो यहाँ पर क्या हो जाता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमारा लाइट रे इस तरह आ जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्रीज, यहाँ पर भी 45 डिग्रीज, फाइनली इस तरह आ जाएगा। यानी कि जो कुछ भी रे यहाँ पर आएगा, यानी कि इंसिडेंट I0 है, इसके अंदर I1 इंटेंसिटी है, जो कुछ भी रे यहाँ पर पड़ेगा वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ले जाएगा पूरा का पूरा रे, यानी कि यहाँ पर भी I1। अब बाहर पहुँचने में इंटेंसिटी क्या होती है हमें वो पता लगाना चाहिए। तो बट हियर
greater than c, so total internal reflection takes place. Let I2 be the intensity of transmitted ray from n1 to n0. यानी कि ये जो लाइट रे है यहाँ पर हम देख सकते हैं वो इनिशियली n0 टू n1 मूव किया है, अब n1 टू n0 यानी कि रीजन 2 में, तो वही तो यहाँ पर दिया गया है n1 टू n0। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, I2 इज ऑल्सो I1 इंटू टी। हाँ, तो I1 रे ही तो आ रहा है यहाँ से अंदर से, I1 इंटू ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, यानी कि यहाँ जो इंसिडेंट रे का इंटेंसिटी है I1 ही तो है, तो इसीलिए अब है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट एज यूजुअल फॉर n0 एंड n1 मीडियम को यही तो है ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, अगेन द सेम बोथ सेम मीडियम्स। पहले तो वैक्यूम से n1 मीडियम को आया, यानी कि वैक्यूम से जिसकी मीडियम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है, फिर से जिसकी मीडियम n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वहाँ से वैक्यूम में, तो अब I1 इंटू 4n0 n1 प्लस n0 होल स्क्वायर। तो हमें ऑलरेडी पता है कि I1 जो है वो I0 इंटू टी है, I1 जो है वो I0 इंटू टी है, यानी कि सेम 4n0 n1 बाई n1 प्लस n0 होल स्क्वायर, वो फिर से रिपीट होएगा, तो I0 इंटू 4n0 n1 बाई n1 प्लस n0 होल स्क्वायर। तो ऑलरेडी ये टर्म है, यहाँ पर भी एक और 4n0 n1 आ जाएगा, तो इसी वजह से I0 इंटू 4n0 n1 बाई n1 प्लस n0 होल स्क्वायर आ जाता है, इन सब का स्क्वायर आ जाता है। और हमें एक और बात भी पता है कि इंटेंसिटी जो है वो एम्पलीट्यूड स्क्वायर है, यानी कि एम्पलीट्यूड ऑफ लाइट रे होल स्क्वायर। यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें लेंगे, तो I2 यानी कि E2 स्क्वायर एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और I0 जो है I0 इज इक्वल टू E0 स्क्वायर, तो इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। अब हमें बोथ साइड स्क्वायर कैंसिल कर देंगे तो हमें यही तो बचेगा, E2 इज E0 इंटू 4n0 n1 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n0 होल स्क्वायर। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज़ का सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। E0 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया गया है, E0 यही तो है, E0 8, और n0 1 है, n1 2.2 है, हमें सिर्फ और सिर्फ इन वैल्यूज़ को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। तो 1 इंटू 2.2 प्लस 1 3.2 होल स्क्वायर, तो अब हमें यह आ गया है। तो अब हमें सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई कर लेना चाहिए। 8 4 जो है वो 32 है, इंटू 2.2 इंटू 1, तो 3.2 इंटू 3.2, तो ये आ गया है हमारे पास। तो अब हमें यहाँ पर ये 3.2 10 सा 32 है, तो 10 इंटू 2.2 यानी कि 22/3.2, तो अगर हम 2 11 सा 2 1.6 सा, तो फाइनली हमें ये वैल्यू आ जाती है E2 की जगह। तो यही है एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कमिंग आउट, जो कुछ भी इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बाहर आ रही है, उसका एम्पलीट्यूड 11/1.6 है, यानी कि इस सरफेस से एंटर होकर यहाँ पर तो इंटरनल रिफ्लेक्शन होकर फाइनली यहाँ पर जो लाइट आ रही है, इसकी एम्पलीट्यूड इलेक्ट्रिक फील्ड एम्पलीट्यूड का वैल्यू तो यही है 11/1.6। तो इस प्रॉब्लम का आंसर तो यही है 11/1.6, तो यही है सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम का। तो थैंक यू।